जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है और इन गैर दलीय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस जहां परिसीमन और आरक्षण रोटेशन पर अड़ी है, तो भाजपा नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को चुनौती देने की याचिका पर तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है और अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव की घोषणा को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इन चुनावों में संविधान का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगा रही है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर और जय ठाकुर ने पंचायत चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें सैयद जाफर व जया ने कहा है कि राज्य सरकार ने इन चुनावों में संविधान के मुताबिक नया परिसीमन नहीं कराया और न ही आरक्षण के लिए रोटेशन का पालन नहीं किया गया, इसलिए इस चुनाव को संविधान के प्रावधान का उल्लंघन बताया गया है। जाफर का कहना है कि याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और इसे यहां पर 13 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसे महाराष्ट्र सरकार के OBC आरक्षण बढ़ाए जाने की याचिका के साथ सुनाया जाएगा। सैयद जाफर व जय ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने पैरवी भी की थी। सऊदी अरब सरकार ने सुन्नी इस्लामी अतिवादी संगठन तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इस संगठन को आतंकवाद के प्रवेश द्वारों में से एक बताया है। सऊदी इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिद में उपदेशकों को आदेश दिया है कि वे लोगों को तबलीगी जमात के बारे में आगाह करने के लिए अगले शुक्रवार को बताएं। सरकार से मस्जिदों से इस संगठन के पथभ्रष्टता और विचलन और खतरे के बारे में बताने को कहा गया है कि आतंकवाद के द्वारे में से एक है। तबलीगी जमात की सबसे प्रमुख गलतियों को बताने को कहा गया। मंत्रालय ने समाज को इस संगठन से होने वाले खतरे को लेकर बताने को गया है और यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक 1926 में भारत में बना तबलीगी जमात एक सुन्नी इस्लामिक मिशनरी आंदोलन है जो मुसलमानों से सुन्नी इस्लाम के शुद्ध रूप में लौटने और धार्मिक रूप से चौकस रहने की अपील करता है। यह संगठन ड्रेसिंग, व्यक्तिगत व्यवहार और अनुष्ठान की शुद्ध इस्लामी रूप की वकालत भी करता है। शिवसेना ने 2 दशक से अधिक समय तक दोस्ती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख नेता तो 25 साल पहले ही बीजेपी को विभाजनकारी बता दिया था, लेकिन हमें इसका एहसास 2 साल पहले ही हुआ है। शिवसेना ने 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से दोस्ती तोड़कर NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। दोनों दलों की यह दोस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टूटी। शरद पवार के द्वारा राजनीतिक रैलियों में दिए गए भाषणों के संकलन नामकोची बुलाने का विमोचन अवसर पर शिवसेना सांसद राउत ने कहा है कि करीब 25 साल पहले शरद पवार ने कहा था बीजेपी देश में एकता नहीं चाहती है, इसका तरीका विभाजनकारी। हमने 2 साल पहले इसका एहसास किया। उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी की नीतियां प्रतिगामी है जो देश को पीछे ले जाएगी, हालांकि हमें इसे महसूस करने में बहुत समय लगा। किताब के शीर्षक का जिक्र करते हुए जिसका मोटे तौर पर अर्थ संक्षिप्तता के साथ बोलना है, राउत ने कहा किताब का नाम इतना अच्छा है कि हमें इसे PM मोदी को गिफ्ट करना चाहिए। उन्होंने चीजें जानने की आवश्यकता है। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को गोवा में महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना का वादा किया है और कहा है कि अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने बताया कि इस योजना का नाम गिरा लक्ष्मी रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर की एक महिला को हर महीने 5,000 रुपये सीधे उनके खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे ताकि महंगाई से निपटने में उन्हें मदद मिले। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी जल्द ही योजना को लाभुक को बीच कार्ड का वितरण शुरू करेगी। इस कार्ड में एक पहचान संख्या होगी। तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ने घोषणा की है कि यह प्रदेश में सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस की गोवा से सह प्रभारी महुआ ने कहा है कि प्रदेश के 3.5 लाख घरों की महिलाओं को गिरा लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा और अधिकतम आय की व्यवस्था इस योजना पर लागू नहीं होगी जो भाजपा सरकार की मौजूदा गिरा आधार योजना में शामिल है। कृषि कानून की वापसी और सरकार द्वारा मांगे मान लेने का आश्वासन मिल जाने के बाद राकेश टिकैत का रुख क्या होगा? क्या संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी भाजपा का विरोध जारी रखेगी? इस बारे में राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें राज्यों में जाने से रोक पाना असंभव है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने किसानों की मांगे मान ली है। इस संबंध में लिखित आश्वासन भी दिया जा चुका है। इसके बाद किसान दिल्ली बॉर्डर से अपना डेरा उठाकर जाने लगे हैं। हालांकि यह सवाल अभी भी कायम है कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा अब भी भाजपा का विरोध जारी रखेगा। आज तक के साथ बातचीत में राकेश टिकैत ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत और सरकार
से कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि आगे कहा क्या होगा इस बारे में फैसला नहीं हुआ है। टिकैत ने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांग को पूरा नहीं करती है तो हम वापस आंदोलन करेंगे। वहीं यूपी चुनाव के संबंध में उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही इस बारे में अपने समर्थक बताएंगे। नागालैंड में बेकसूर ग्रामीणों की सुरक्षा बलों के हाथों मौत का मामला गर्माता जा रहा है। शनिवार को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और अफस्पा कानून के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखी गई। मालूम हो कि नागालैंड के मोन जिले में पिछले हफ्ते सेना के हाथों मुठभेड़ में हुई चूक के दौरान 8 ग्रामीण मारे गए थे। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 और ग्रामीण की मौत हुई थी, जबकि एक सैनिक की जान गई। मोन जिले में प्रदर्शनकारियों ने संसद में पिछले हफ्ते दिए गए अमित शाह के बयान को झूठा और बनावटी करार दिया और उनसे माफी भी मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने उनका पुतला जलाया और अपना आक्रोश जाहिर किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अफस्पा को नागालैंड से तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्हें आशंका है कि अफस्पा का इस्तेमाल इस मामले में शामिल सैनिकों को बचाने के लिए किया जा सकता है। प्रदर्शन करने वालों में ओटिंग गाँव के ग्रामीण भी शामिल थे, जिनके समुदाय के लोग उस घटना में मारे गए थे। ये जनजातीय कोनायक समुदाय से ताल्लुक रखती है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की है। साथ ही संसद में दिए गए उनके बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने को भी कहा और अमित शाह से अपना इस्तीफा भी मांगा है। गुरुग्राम से शुरू हुआ खुले में नमाज पर विवाद अब बिहार तक पहुंच गया है। शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुले में नमाज पर रोक लगाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे। इस मुद्दे पर जब बिहार में कुछ पत्रकारों ने भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो सीएम खट्टर के फैसले का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि वो नीतीश सरकार से मांग करेंगे कि बिहार में भी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि वो निश्चित रूप से बिहार में खुले में शुक्रवार को नमाज पढ़ने पर रोक लगाएंगे। ये लोग जो खुले में नमाज पढ़ने के चक्कर में सड़कों पर जाम लगा देते हैं, अगर लोगों की आस्था है तो घर से नमाज पढ़े, मस्जिद क्यों बनाया गया है? उन्होंने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना चाहिए। इसलिए मनोहर लाल खट्टर ने जो भी किया वो धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने एक सवाल भी जवाब देते हुए कहा है कि अगर समय रहते इन सब चीजों को नहीं रोका गया है तो जरूर माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। 75 वर्ष पहले भारत पाक का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और आज वो मुद्दा वहीं के वहीं है। अगर हम लोग नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी समारोह से पीएम मोदी के हमले के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। सरयू के नहर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक हमला किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सपा प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी गैर राजनीतिक मंच का इस्तेमाल सियासी मकसद पूरा करने के लिए कर रही है। अखिलेश ने कहा है कि परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए सरकारी बसों में भर भर कर भीड़ को जुटाया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं मंचों से राजनीतिक हमले कर रहे हैं। अखिलेश ने सवाल किया है कि क्या पहले ऐसे कभी किसी राजनीतिक दल ने ऐसे सरकारी बसों का इस्तेमाल किया? क्या किसी जिला अधिकारी ने पत्र लिखकर बसों की मांग की और लोगों को इकट्ठा किया? ये राजनीतिक रैलियां हैं। क्या बीजेपी कोई सियासी रैली अभी तक करने में कामयाब हो पाई है? क्या अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में भीड़ अपने आप आ रही है, जबकि बीजेपी की रैलियों में भीड़ को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जुटाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने संसदीय समिति की एक रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरा। दरअसल रिपोर्ट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत साल 2016 से 2019 के दौरान आवंटित राशि में से करीब 80% मीडिया प्रचार पर खर्च किए जाने का उल्लेख है। राहुल ने आरोप लगाया कि छवि बचाओ फोटो छपवाओ ही भाजपा का असली नारा है। उन्होंने संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपवाओ है। जी आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।